अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। डायरेक्ट मेथड कल हमने स्टार्ट किया था, कल का मतलब लास्ट वर्किंग डे पे, ठीक है, सैटरडे को। और डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको मैंने ये बताया था कि हमने बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाना है सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, लेकिन वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी अब क्या बनेंगे, लेजर, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने वर्किंग कैपिटल आइटम्स में 4 ही लेजर नए बनाए थे, डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर और एक्सपेंसेस में सारे एक्रूवल प्रीपेमेंट्स इकट्ठे कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर सवाल हो गया था, ठीक है, आसान सा सवाल था। आपको होमवर्क के अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, एक सही था, हो गया था, कोई मसला तो नहीं हुआ, जुनेद जंजुआ वाला ही सवाल था, ऐसे ही है, हो गया था। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का एक सवाल दिया था, सिंध रोबोटिक्स के नाम से था या, वो भी हो गया था, कोई मसला। उसके बाद रहेगा संडे ट्रेडर। तो संडे ट्रेडर कराने की बजाय मैं फ़िलहाल शुरू कर रहा हूँ 18, कोशिश करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर हो सकता है संडे ट्रेडर भी हो जाए। टाइम नहीं लगता इतना अब इन सवालों के ऊपर, क्योंकि तरतीब जो है वो आप लोगों की अब बन चुकी हुई है। फॉर्मेट मैंने सवाल का बना लिया है, जब सवाल के अंदर वो खुद बोलेगा डायरेक्ट मेथड, तो तब डायरेक्ट मेथड लगा दें, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या चेंज आया है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर वाली जो फिगर है, जो जगह है, इसमें जहाँ पे हम इनडायरेक्टली पहले प्रॉफिट इज नॉट कैश, प्रॉफिट कैश नहीं है। हम जब प्रॉफिट से शुरू करते थे अपनी कैश फ्लो को, तो उसको फिर हम कन्वर्ट करते थे कैश में, उसमें से नॉन कैश चीज़ों को एडजस्ट करते थे, नॉन कैश इनकम को लेस करके रिवर्स करते थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करके रिवर्स करते थे, और फिर कैश रिसीव्ड और कैश पेड हम लिया करते थे। ये मैनुअली हमें करना पड़ता था यहाँ से, ठीक है। फिर ये सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे कैश में कन्वर्ट होते थे, वो यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करते थे। इसको इनडायरेक्ट तरीका कहते थे, इनडायरेक्ट तरीके से आप कैश पे पहुंचते थे। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट तरीका, सीधा सीधा बताओ कस्टमर से कितना कैश आया, सप्लायर को कितना कैश पे किया, एक्सपेंसेस के लिए कितना कैश पे किया, तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये जगह सिर्फ चेंज हुई है, बाकी सारा सवाल बिल्कुल वैसे ही रहता है, ठीक है। उसी तरह से लेजर्स बनते हैं, बस लेजर्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये जनाब आपका पिछली से पिछली अटैम्प्ट में आया डायरेक्ट मेथड, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इनडायरेक्ट मेथड इस दफ़ा आ जाए। डायरेक्ट अभी रिसेंट आ चुका है चूंकि, लेकिन लंबा सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कैश फ्लो से इस दफ़ा आ सकता है। बहरहाल एक्सपेक्टेशन ही होती है, वो कुछ भी कर सकता है चेंज, ठीक है। तो लास्ट टाइम एनपीओ का बड़ा सवाल आया है और ईपीएस का बड़ा सवाल आया है, तो इस दफ़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैश फ्लो से बड़ा सवाल आ सकता है, रेशियो से बड़ा सवाल आ सकता है, लेकिन छोटा सवाल भी 10 नंबर से कम नहीं होता, और बड़ा 15 से 18। तो छोटे बड़े की टेंशन छाड़ दो, 10 क्या और 15-18 क्या, एक ही बात होती है, ठीक है। अगर टॉपिक पूरा तैयार होगा तो 10, और 10 वाला पर्चा पास कराता है वही फेल भी करा देता है ना आता हो। इसलिए आपने इस कैद में नहीं पढ़ना, जो जोर होगा मैं खुद लगा रहा हूँ एटकमेटिकली, आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। शुरू करते हैं जी काम। पीपीई आज अलग है माशाल्लाह से, और अक्यूमुलेशन अलग है, तो अलग हो तो मैंने कहा था अलग ही बनाया करो, ठीक है। तो मिलियन में सवाल करना है जी हमने, अपनी रिक्वायरमेंट पे एक बार हम मिलियन लिख लिया करते हैं, उसके बाद फिर लेजर में लिखने की जरूरत नहीं है जी। तो पीपीई आ गया, कॉस्ट अलग से है, मार्कर्स एक रहता है अभी, 2 रहते हैं अभी, ये चेक करता हूँ, ठीक है। आपने इसको वो जुनेद जंजुआ के साथ ही जाके कर दे। इधर देखें जी, आप अपनी किताबों से देख के मुझे ये ओपनिंग क्लोजिंग लिखवाते जाएं जी। ब्रॉड डाउन 218 मिलियन और 555, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई, ब्रॉड डाउन 92, कैरी डाउन 148। को मसला तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या आइटम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। अभी आगे मैं फेयर वैल्यू या कॉस्ट नहीं लिख रहा, ठीक है, फेयर वैल्यू या कॉस्ट नहीं लिख रहा, पता लगेगा सवाल पढ़ के फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता है या कॉस्ट मॉडल। अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता होगा तो लाइक संडे ट्रेडर, तो गेन होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, डिस्पोजल या एडिशन भी हो सकता है इसमें। और अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो फिर सिर्फ डेप्शन इधर आ सकती है, एडिशन और डिस्पोजल फिर भी हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ लिखवा दो जो अभी उन्होंने दी है। ब्रॉड डाउन 210, कैरी डाउन 310। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, इन्वेंट्रीज पहले वर्किंग कैपिटल में जाता था,
अब उसका भी क्या बनेगा, लेजर। अच्छा लेजर तो बनेगा, जरा ये बता दो इन्वेंट्री का लेजर जो है इसमें वैसे 4 नॉर्मल चीजें कौन सी होती हैं? ब्रॉड डाउन, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, कैरी डाउन। अच्छा तो यहां से तो कोई कैश नहीं निकलता, फिर ये वो 4 अकाउंट्स में क्या हेल्प करता है? ये अक्सर ऐसा होगा, ये आपको परचेजेस निकाल के देगा, क्रेडिट परचेजेस कहेंगे उसको, खामोशी केस में उसको क्रेडिटर में लेके जाएंगे और क्रेडिटर से आपको कैश मिल जाया करेगा, रूटीन ये चलेगी। ठीक है, खैर आप लोग जल्दी जल्दी निकल जाए नई स्कीम आने से पहले पहले, वरना सिंगल एंट्री का टॉपिक आ रहा है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसके अंदर ये जो मैंने आपको 3 अकाउंट्स बोले हैं ना, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, ये आपके दोस्त अकाउंट है उस टॉपिक में। 3 अकाउंट में 4 चीजें पूरी करते हैं। खैर आपको क्या फिलहाल छोड़े, मैं तो ऐसी बात कर दी। नेक्स्ट क्या है जी? ये देख कहाँ है मेरा सवाल? ओके 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 ओके, आ गया कि ना गया? आ गया जी। अच्छा उसके बाद जी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग पड़ा हुआ है। मतलब फिर ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रॉस हैं, तो सामने नजर आ रहा है भाई, प्रोविजन अलग पड़ी है तो फिर ट्रेड रिसीवेबल्स नेट तो नहीं ना हो सकते ऑफ प्रोविजन। नेट तब होते जब बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ये नजर आ रहे होते और अलग से बताता प्रोविजन है, तो हम कहते कहाँ गई, तो वो नेट हुई पड़ी होती है। तो अलग अलग पड़ा हुआ, अलग पड़ा है। तो हम तो इस मेथड में दूसरी बात क्या, दूसरी एहतियात क्या बताई थी? दूसरी एहतियात बताई थी, पहली बात ये की थी ना, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाते हैं। और दूसरी बात कही थी बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं करना, इवन प्रोविजन को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि प्रोविजन का लेजर ओपन होना है उसमें आनी है, और जब प्रोविजन का लेजर ओपन हो गया तो नेट डेटर्स का चेक, क्योंकि लेजर ओपन करना है, डेटर का लेजर नेट पे नहीं ओपन हो सकता। हाँ बैलेंस शीट से नेट डेटर्स उठा के वर्किंग कैपिटल में तो ले जा सकते थे, वहां पे ऑप्शन था। जब यहां पे बात हो गई कि डेटर का भी लेजर बनेगा तो लेजर हमेशा ग्रॉस पे बनना है। अगर वो ग्रॉस पे लेजर लाजमी बनना है तो फिर प्रोविजन का भी लेजर लाजमी बनना है। ठीक है, तो इन दोनों के लेजर्स को वैसे ही बनाना था, अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही मिल गए तो दोनों को ही बना लेते। तो डेटर्स ब्रॉड डाउन लिखा 261, कैरी डाउन 275। मैं कहा जरा जगह बच रही, कुछ थोड़ी जी बचा ही लेकिन हो ही आ जाता मेहमान। ब्रॉड डाउन 230, 255। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी 11, 17। नेक्स्ट, अब एक्सपेंसेस का लेजर आप बना लेते हैं। फिर क्या हो गया इस भाई को, लेट आके क्या कह रहा है ये, क्या हो गया इसको, किधर क्या हुआ, क्या हुआ? सवाल नहीं पढ़ना? सवाल तो हम आपने पढ़ा है ना घर पे, नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं जी। भाई सही कह रहे हैं, मुझे लगा कि शायद होमवर्क वाला सवाल मैं करा रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, की करना है पढ़ के। ये एडजस्टमेंट भी पहले देखी हुई है, यानी ये मोस्ट रिसेंट सवाल है और आप देखोगे इसमें कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं होगी जो बाहर होगी। तो इसीलिए तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार 70 को इधर सवाल तो ये हो ही जाना है सही। ये मैं कम से कम दर्जे में कहता हूँ मेरे जैसे का। आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे हैं, आपका 80-90% सही हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज 10 मिलियन शेयर इशू किए हैं मशीनरी खरीदने के लिए, एडजस्टमेंट देख चुके हैं हम। फिर इक्विपमेंट, एक कॉस्ट जिसकी इतनी थी, डेप्शन इतनी थी, सीधा सीधा दिया हुआ है, बिक गया इतने गेन पे। फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर फेयर वैल्यू डिक्रीज हुई है, कोई बात नहीं। और 25 मिलियन इन्वेस्टमेंट इनकम का रेंट आया है, रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर लेजर लग गया था, अच्छी गल है, नहीं तो इसको फिर भी लेजर में डाल देंगे, देखी जाएगी। ठीक है, आगे देखें, बैड डेट इतने हैं और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट इतने रिकवर हुए हैं, सुभान अल्लाह, रिकवरी भी आ गई। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। फिलहाल मुझे इनमें से किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ही साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा सवाल था कि कोई किसी जगह पे टच ही नहीं हो रहा। बाद में देख के निकला आया तो कोई बात नहीं, काट देंगे ऐसे ही, बस जरा गो थ्रू किया ऐसे फटाफट। ठीक है, आप तो तफसील से पढ़ के शुरू करते हैं ना। फिलहाल मुझे लेजर्स बनो। अच्छा, अब एक्सपेंसेस का लेजरा बनेगा, एक्रूअल प्री पेमेंट सारे इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, प्री पेमेंट्स आ गई, ओपनिंग 4, क्लोजिंग, प्री पेमेंट्स ब्रॉड डाउन, एसेट है ना, कितना जी 4, कैरी डाउन 12। वो एक्रूअल आ गया तो वो भी लिख देंगे, ना आया तो ठीक है। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस जी कितना, 9 ओपनिंग, 47 क्लोजिंग। इसी फॉर्मेट को मिटा के संडे भी इसी के ऊपर कर देंगे, देखी जासी। 2 सवाल नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सवालों में होता ही कुछ नहीं।
वो जमाना गुजर गया जब आप कैश फ्लो की समझ नहीं आ रही थी। और मुश्किल काम वैसे भी मैंने आपको पहले करा, वो मेरी आदत है, पहले मैं मुश्किल काम ही कराता होता हूँ। डायरेक्ट मेथड पहले कराता, आसान लगता, बाद में कहते यार ये क्या कैश फ्लो मुश्किल है। 2-3 दिन औखे हो लिया, अब कैश फ्लो भी चली जा रही है, कंफर्टेबल भी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दें। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपने नीचे देखा कि आपको गेन लॉस भी नजर आ रहा है, आपने नीचे देखा आपको फेयर वैल्यू लॉस भी नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन कहीं नजर नहीं आई कि उसने मुंह से बताई हो, लेकिन इस लेजर से इंशाल्लाह निकल आएगी। वो भी पीएनएल का फेस देखो ना, तो आपको फेस पे ये चीजें नाम से नजर नहीं आ रही। यही तो मसला है बस वाहिद इसके अंदर। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस। अब सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन अगर छुपी पड़ी है तो नहीं बता रहा, तो फिर मैं यही अज्यूम करूंगा। फेयर वैल्यू लॉस है, नहीं बता रहा, तो यही अज्यूम करूंगा। और कहाँ हो सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल में हो सकता है, या फाइनेंस कॉस्ट में। वो तो नाम से बता रहा है कि ये इंटरेस्ट है, नाम से बता रहा है ये तो कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है ना। तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर ही पड़े हो सकते हैं। तो ये वाला मामला है, एक्सपेंसेस में थोड़ी सी जो कैश नॉन कैश एडजस्टमेंट निकल सकती है, इसलिए एक्सपेंसेस के लेजर के नीचे 4-5 लाइनें इस मेथड में छोड़ा करूंगा। यही काम संडे में भी आपने करना, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब संडे नहीं कर रहे हैं, संडे जब करेंगे तो मैंने लेजर मिटाने, तो एक्सपेंसेस के लेजर यहीं बना लूंगा, उसके नीचे 4-5 लाइनें क्यों लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन एक्सपेंस को लिखेंगे, उसमें जो नॉन कैश एक्सपेंसेस पड़े होंगे वो निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे निकाल के पाक साफ, जैसे आपको मैंने कल वाले सवाल में बताया था जुनेद जंजुआ में कि अगर डेप्शन शामिल हो जाती तो क्या करना था, उसको जस्ट माइनस करके सही वाला एक्सपेंस लेना था। क्योंकि अगर गलत एक्सपेंस लें जिसमें नॉन कैश भी पड़ा हो, तो यहाँ से जब कैश की फिगर निकलती है तो उसमें शामिल हो जाता है वो नॉन कैश खर्चा, ठीक है ना। चले खैर, ये जगह मैंने छोड़ दी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है जी? शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। अब ओपनिंग 460 जमा, इकट्ठे ही कर दिया आप लोगों ने, ब्रैकेट में शो भी तो कर दो। 410 जमा 50, 410 जमा 50, 460। एग्जामिनर को बताओ तो सही 460 कहाँ से आया? आपके तो सवाल में कोई नहीं गिवन था। कैरी डाउन 681 प्लस 120, 800। अब देखो ये ब्रैकेट में वर्किंग शो करनी है, कैलकुलेटर पे नहीं कर देना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स 90 और 130, सीधा सीधा यार, बिल्कुल सुबह। रिटेन्ड अर्निंग्स पता नहीं, अभी तक तो सीधा ही लग रहा है। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, उसके बाद जी लॉन्ग टर्म लोन्स। इसका कोई करंट पोर्शन तो नहीं है, चलो तो फिर इसको कल्ले को लिख लो। अगर करंट पोर्शन होता तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन में ऐड कर देते, ठीक है। 150 क्लोजिंग, ये तो मुझे लग रहा है और लोन ले लिया रीपे करने की बजाय, ठीक है। चलो उसके बाद जी क्रेडिटर्स, ओ आ गया हमारा एक और दोस्त। इन्वेंट्री आ चुका है ना, डेटर भी आ चुका है, ये तीसरा दोस्त भी आ गया क्रेडिटर, चौथा भी एक्सपेंसेस का लेजर नहीं वो भी आया होगा। क्रेडिटर्स ओपनिंग 60, क्लोजिंग 109। नेक्स्ट लास्ट क्या है? एक्रू, ओह ये तो उधर ही चला गया, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये तो एक्सपेंसेस के लेजर में ब्रॉड डाउन 21, कैरी डाउन 25। नेक्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट का तो लेजर बनता है यार। कितना आसान सवाल था यार, गलत सवाल चुन बैठा है ना, संडे वाला ही कराना था। चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेते। ये अनसीन था इसलिए करा रहा हूँ, वो आपने सीन किया हुआ है, उसका तो कोई लेक्चर भी दे दूं, कोई डिस्कशन भी कर दूं, काम चलेगा। ये तो फिर पूरा का पूरा रहता था ना, है। अच्छा ये भी हो सकता था आप कहिए यही हमें होमवर्क में देते, इतना आसान था। लेकिन कोई चीज कहीं छुपी हुई नहीं है, सब कुछ सामने सामने। इंटरेस्ट पेएबल, बोलो। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे और रोड़ा पै गया जी। खैर जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लेजर में मुझे एक्सपेंस नहीं अभी मिला, बल्कि मुझे क्या मिला है जी? पेएबल, ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल जी। ब्रॉड डाउन 6, कैरी डाउन 4, ठीक है जी। चल, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश। ओपनिंग 42 का है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, तो बैंक ओडी कितना जी? 42 नेगेटिव और 0 नेगेटिव।
और तो कुछ भी नहीं है इसमें। चलो खैर, लाइन मिटानी पड़ेगी तो मिटा भी लेंगे अगर कुछ और आ जाता है। चल अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको? सेल्स। अच्छा, अब सेल्स के बारे में हमने सेल्स में जाना तो कहाँ पे होता है? डेटर्स में। अब आपके जहन में आ सकता है अगर कोई कैश सेल्स पड़ी हो तो भाई फिलहाल तो सवाल खामोश है। सवाल खामोश हो तो सारी सेल्स को क्या अज्यूम करना है? क्रेडिट। लेकिन ये सवाल अब कर लें, इसमें तो ये मसला है नहीं, शायद संडे में था कुछ परसेंट। अगर कैश सेल्स हों भी आपने इग्नोर कर देना है, सारी सेल्स कैश क्रेडिट सारी ही डेटर्स में ले जानी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप क्रेडिट सेल्स डेटर में रखेंगे तो वहाँ से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ जाएगा, फिर कैश सेल्स भी तो है ना, उसको कैश लो में अलग लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखें कितने गया डेटर, यहाँ पे आप क्रेडिट सेल्स डालें, सिर्फ क्रेडिट सेल्स डालें तो यहाँ पे जो कैश आएगा वो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा। डेटर्स, ठीक है, ये आ गया, ये आप यहाँ पर लिखोगे। लेकिन फिर आपको अलग से कैश सेल्स भी यहाँ पे कैश इनफ्लो के तौर पे डालनी पड़ेगी। अब अगर आपने क्या किया, यहाँ पर टोटल ही, हालांकि टेक्निकली ये बात सही ना हो शायद कि डेटर के लेजर में कैश सेल्स, पर कोई नहीं, अगर हम सारी सेल्स, इस टॉपिक की हद तक बात कर रहा हूँ वर्किंग में, डेटर्स के अंदर सारी सेल्स डाल दें तो जब कैश सेल्स भी इस तरफ पड़ गई तो उसका कैश बैलेंस फिगर इधर आ जाएगा, तो फिर हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एक ही फिगर निकाल पाएंगे। ये अब मैंने जुनेद जो वाला सवाल इसीलिए सोल्यूशन मंगवा लिया, उसी में मैं करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है? ओके, फर्क नहीं पड़ता। तो कैश फ्लो के टॉपिक में क्या करेंगे आप? कैश फ्लो के टॉपिक में क्या करेंगे आप? कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों ही डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे लिख देंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपको सारा इकट्ठा कैश मिल जाएगा, कस्टमर्स वाला, चाहे वो क्रेडिट कस्टमर्स थे चाहे वो कैश। ऐसे ही परचेजेस में भी यही कर लेना। परचेजेस यहां पर आती हैं, ठीक है? यहां पर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस लिखोगे तो यहाँ पे जो कैश पेड आएगा वो सिर्फ क्रेडिटर का आएगा, फिर कैश पेड कैश सेल्स का लग लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल परचेजेस ले ली तो इकट्ठा कैश आ जाएगा। तो कैश फ्लो के टॉपिक के लिए लिख लो अपने पास, फिर जुनेद जंजुआ में मैं प्रूफ करा देता हूँ। सवाल के अंदर सामने सवाल बना हुआ होगा ना, आपको करके दोनों काम दिखा दूंगा, ठीक है? कैश फ्लो के टॉपिक में डायरेक्ट मेथड में आप टोटल सेल्स ब्रैकेट में लिखो कैश प्लस क्रेडिट को डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे लिख लें। डायरेक्ट मेथड में टोटल सेल्स ब्रैकेट में लिखें कैश प्लस क्रेडिट। टोटल सेल्स डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे लिख लें, और टोटल परचेज ब्रैकेट में लिखें क्रेडिट प्लस कैश, और टोटल परचेज क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिख लें, ठीक है? डायरेक्ट मेथड में टोटल सेल्स क्रेडिट प्लस कैश डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे लिख लें, और टोटल परचेज क्रेडिट प्लस कैश क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिख लें, ठीक है? बस अगली बात ना लिखें आप, वो आपको ऐसे ज़बानी बताइए। लिख लिया जी? अगली बात क्या है, अगर ये लिखनी नहीं है, अगर टोटल परचेजेज या टोटल सेल्स लिखेंगे तो जो कैश रिसीव या कैश पेड आएगा वो भी टोटल आ जाएगा, उसमें डेटर्स क्रेडिटर्स वाला कैश भी रिसीव पेड आ जाएगा और कैश सेल परचेज की फिगर भी निकल आएगी, ठीक है? ये सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा, लेकिन एक छोटी सी एहतियात, अगर क्रेडिटर्स में कैश और क्रेडिट दोनों इस तरफ लिखोगे तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी तो खरीदी गई है ना, तो यहां पर भी ये तो वैसे भी दोनों आते थे इन्वेंट्री के लेजर में, तो वैसे भी दोनों इन्वेंट्री कैश में खरीदे तो एंट्री करते थे इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदे तो एंट्री करते हैं इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर। यहां तो वैसे ही कैश और क्रेडिटर दोनों क्रेडिट दोनों परचेज आती थी, यहां पर सिर्फ एहतियात बताइए, ठीक है? ये बात समझ आ गई, ठीक है ना? इससे फायदा क्या होगा, प्रूफ भी कर लेते हैं। वैसे प्रूफ क्या करना, लेकिन चलो फिर भी टाइम बच गया तो देख लेते हैं उसको, आगे चलें, ठीक है? लेकिन अभी इस सवाल के अंदर देखें तो इस सवाल में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया सेल्स के बारे में, तो खामोशी के केस में क्या अज्यूम करना है? भाई डेटर्स तो नजर आ ही रहे हैं, तो फिर पक्की बात है सेल्स क्रेडिट होती हैं। कोई कैश सेल्स का नहीं बता रहा तो फिर सारी ही, और वैसे भी इस टॉपिक में कैश सेल्स हों भी तो हमारी अब सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या असूल बना लिया है, हमने टोटल सेल्स को ही कहां ले जाना है, डेटर्स में, ठीक है? तो इसलिए अगर लिखा भी हो सवाल में, हमारी बला से जाए बाहर में वो पॉइंट, हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है?
तो सेल्स कहाँ जाएंगी जी, डेटर्स के लेजर में डेबिट साइड पे। तो 1450 सेल्स, टोटल सेल्स है, ठीक है, कितना 1450, ये टोटल ले लेनी है हमेशा आपने, लेकिन इस सवाल में तो है ही सिर्फ खामोशी केस में क्रेडिट अज्यूम करनी है। नेक्स्ट क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कहाँ जाया करते हैं, इन्वेंट्री के लेजर में, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ क्या हो सकती है, इसके अंदर लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन पड़ी हुई हो तो वो निकालनी पड़ सकती है, पर मुझे सवाल में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर नज़र नहीं आई और पहले मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल लिख लिया कितना, और बाद में पता लग गया था, कोई गल नहीं यार, काट देना पर्चे में, काट के यहाँ पे छोटा सा पॉइंट स्टार लगाना, कॉस्ट ऑफ सेल एज पर क्वेश्चन लिखकर उसी में से माइनस कर देना, यूं कह देना, यूं स्टार लगा के, ओहो 860 में डेप्शन पड़ी हुई थी 15 रुपए की, चलो निकाल दो जी, ये आ गया 800, कितना बच गया 45, और यहाँ पे काट के 845 लिख लोगे। अगर बाद में पता लग जाता है तो, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। ओके, तो सही है, चले। अच्छा, उसके बाद आगे आए, जीपी ने तो कहीं नहीं जाना, जीपी तो इन दोनों का डिफरेंस है, जीपी हमारा कहीं नहीं जाता, इसको हमने यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन इकट्ठे दे दिए उसने, कहाँ ले जाएं फिर, हमने भी इकट्ठा ही लेजर बनाया हुआ है 450। अब एक्सपेंसेस के लेजर में एक्सपेंस किस तरह आना है, ये एक अलग मुसीबत, कोई मुसीबत नहीं, कैश से याद कर लेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी अगर एक्सपेंस का लेजर में कैश डेबिट साइड पर आता है तो फिर एक्सपेंस वाली फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये बाद में ब्लू से निकालेंगे ना फिर। अब लेकिन एक मसला है, एक्सपेंस की फिगर जो है ना वो आज बड़ी गड़बड़ है, तो वर्किंग नंबर 9 में फिलहाल ले आए। और अगर मिसाल के तौर पे आपने लिख लिया तो अगेन वही बात है, जब पता लगा तो इसको यहां से काट देना, दोबारा लिख लेना, कोई मसला नहीं है। ओके, सही है। अब ये जो एक्सपेंस आया है इसको मैंने यहां पर लिख देना है एज पर सेलिंग एंड एडमिन, लिख देता हूं ना हेडिंग में, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एज पर क्वेश्चन। जी बच्चों, 450। अब इसमें से प्लस माइनस कर लेंगे फिगर्स नॉन कैश वाली, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट इज अदर इनकम। अब अदर इनकम किसी लेजर में मुझे जाती फिलहाल नजर नहीं आ रही, ठीक है, अलग पड़ी रहे, मैंने कौन सा प्रॉफिट से शुरू किया है, ठीक है, इसका देखते हैं फिर क्या करना है। हो सकता है अदर इनकम यही इन्वेस्ट वो रेंटल इनकम हो और फिर कोई रेंट का लेजर बन जाए तो वो देख लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो मेरे ख्याल में सीधी सीधी नीचे बात उसने बताई हुई है, 25 अगर रिसीव हुआ है तो कुछ रिसीवेबल होगा, तो पता नहीं है वो रिसीवेबल कहाँ है, मे बी वो रिसीवेबल रीपेमेंट्स पड़ी हैं, पता नहीं, देखते हैं फिर। फिलहाल तो मुझे ये इनकम कहीं जाती हुई दिखी नहीं है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल चार्जेस। हाँ, इसका लेजर मेरे पास मौजूद है, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट के लेजर में डाल देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना जी, 60। चले जी, अब आते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। चुग गए जो 4 एडजस्टमेंट्स ने, पहली एडजस्टमेंट पढ़ के आप करो जल्दी से। जी हो गया, आसान था बिल्कुल, वैसी एडजस्टमेंट जैसी हमने की हुई है। अब दोनों ही आई कैप की थी, गालिबन वो नादिर वाले सवाल में थी, नादिर वाला सवाल देखने में बड़ा आसान लगता था, लेकिन उसमें बड़ी कीमती एडजस्टमेंट्स मिली जो आगे हमें कई सवालों में, हर सवाल में रिपीट हो रही हैं कुछ एडजस्टमेंट्स मोटी मोटी, ठीक है। एक तो रूटीन का काम है और एक 2-4 मोटी मोटी एडजस्टमेंट तकरीबन। तो ये भी आपकी पहले देखी हुई एडजस्टमेंट थी, देखी भाली। 10 मिलियन शेयर्स इशू किए गए हैं, बदले में कैश नहीं आया, बदले में मशीन आई है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कैश कहीं ना आ जाए, इसलिए फटाफट इसकी एंट्री कर लो, ठीक है। अब परचेज ऑफ मशीन है तो डबल एंट्री बनती है, मशीनरी डेबिट, पीपीई लिख दूं बल्कि, पीपीई डेबिट। हम पीपीई को मैंने कहा था याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको उसकी फेयर वैल्यू ही बाजार से पे करके लाना पड़ता है ना,
तो पीपीई को किस पे रिकॉर्ड करना है हमेशा आपने, ठीक है। तो फेयर वैल्यू इसकी कितनी है 150। अब हमारी तो ज़िंदगी आसान है, हमने तो यहाँ पर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम वैसे ही इकट्ठा रखा हुआ है, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही आसान है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको जो है वो फैंटी लगाना पसंद करें, ठीक है, तो वो फैंटी कैसे लगेगी, आप कहोगे जी कि 10 मिलियन शेयर्स अगर इसने इशू किए हैं और 150 मिलियन रुपीस की चीज़ ली है, तो इसका मतलब 150/10, 150/10, 15 रुपये का एक शेयर इशू किया है, जबकि फेस वैल्यू सिर्फ कितनी है 10। तो आपने इसको तो 15 से मल्टीप्लाई करके 150 लिख लिया, ये तो 15 से मल्टीप्लाई होना था ना, ठीक है। शेयर कैपिटल में आप फिर आके लिखोगे 10 मिलियन शेयर्स इंटू 10 कितना 100, और फिर शेयर प्रीमियम में 10 मिलियन शेयर्स इंटू 5 और ये 50। तो मैंने इसी को इकट्ठा करके लिख दिया था, ठीक है। तो इकट्ठा करके लिख दो, अगर इकट्ठा लेजर बना हुआ, ज़िंदगी आसान करो, ये इतनी मुसीबत में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। ये 15 रुपये कैसे निकाले आपने, ऐसे 150 डिवाइड बाय 10 मिलियन करके निकाले कि एक शेयर 15 रुपये का गया होगा, फिर उसमें से 10 रुपये शेयर कैपिटल में डाले और 5 रुपये शेयर प्रीमियम में। तो इतनी लंबी कहानी आपको कर दी है मैंने, ठीक है। अगर किसी ने नोट करना हो तो इस तरह से कर ले। मैं तो बहरहाल यही कहूँगा आपको कि इस टेंशन में पड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आपने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का लेजर अलग बनाया होता, फिर आपको शायद ये सोचना पड़ता, हमारी तो ज़िंदगी आसान है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या रख दिया, फेयर वैल्यू, और ये वैसे ही इकट्ठे किए हुए हैं, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, तो ज़िंदगी आसान हो गई। प्रीमियम पे भी इशू किए हैं, तो ये जनाब हमारी एंट्री बन गई। सुकून मोल है जी, मीठे चौल, तो चवल नहीं जी, बोले 150 से पीपीई डेबिट और शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट कैश नहीं आया, इसके अगेंस्ट कैश नहीं गया, शेयर इशू हुए हैं, तो शेयर कैपिटल एंड शेयर। अब इससे फायदा क्या होगा, ना इधर कैश आउटफ्लो नजर आएगा, ना यहाँ पे कैश इनफ्लो नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 35 एंड अक्यूमुलेटेड। यार इतना आसान सवाल, कॉस्ट अलग दी हुई है, एक्सप्रेशन अलग दी हुई है, वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ। लेकिन आपको पता है हमारी तो आदत है, हमने डिस्पोजल का लेजर बनाना है, जगह कोई नहीं है तो यहाँ करके बना लेते हैं। नंबर 15 यही मैंने जगह बनाई थी एमरजेंसी सूरत हाल को निपटने के लिए। जी डिस्पोजल का लेजर बनने लगा है। अब क्या कह रहा है जी, वो एक इक्विपमेंट बेचा है जिसकी कॉस्ट कितनी थी 35 को डिस्पोजल में फेंको पीपी के अकाउंट से निकालकर, ये कॉस्ट अलग दी हुई है, ये आ गया 35। तो पीपी से क्या आ गई आपके पास, आज तो माशाल्लाह से कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेशन अलग है जी, और बता भी रहा है वो। अब ये मोस्ट रिसेंट सवाल है। अब आप अगर इस टॉपिक से डरो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट में से इसकी क्या निकालनी है जी, अक्यूमुलेटेड। आज तो उसने बुक वैल्यू देकर हमसे ये भी नहीं निकलवाई, वो भी बता दिया अक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी है 21। वॉज सोल्ड एट अ। अब डिस्पोजल के अंदर कैश क्रेडिट साइड पे आता है, कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट। अच्छा गेन है तो सोच लो, डिस्पोजल क्रेडिट हो और पीएनएल डेबिट हो, ये सिर्फ तो लॉस आएगा। डिस्पोजल डेबिट हो पीएनएल क्रेडिट, हाँ गेन अगर आएगा तो किस तरफ आएगा, यहां पे हमने लिखा सवाल में दिया हुआ था गेन कितना, ठीक है। अभी सिर्फ मैं लिखता जा रहा हूं सवाल, उसके बाद फिर देखते हैं। ओके सही है, चलो नेक्स्ट। कैश निकल आएगा, कैश जाना है कैश फ्लो में, लेकिन इधर देखो, इस सवाल मसला क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। हमने प्रॉफिट शुरू नहीं किया कि उस तक गेन जो है वो आया हुआ, वो ऐड हो चुका हो। तो अब यहां पर हमारा गेन आ गया, कैश निकल आएगा, कैश तो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, लेकिन गेन को कहां रिवर्स करें। क्या हमने यहां से कोई ऐसी फिगर से स्टार्ट किया है जिसमें गेन ऐड हो चुका हुआ। अच्छा क्या यहां पर कोई ऐसा लेजर बना है जिसमें अदर इनकम पड़ी हुई हो, वो अदर इनकम के अंदर ये गेन भी पड़ा होगा ना, तो दोनों ही मामला सही है, इसलिए हमने गेन को फिर क्या कर देना है, इग्नोर, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होता कि इनकम की फिगर हमने यहाँ पे कोई लेजर ओपन किया होता जिसमें वो इनकम की 30 रुपीज की फिगर यहाँ पे आ रही होती, तो हम कहते हो इसमें तो क्या हुआ पड़ा है, ये गेन शामिल हुआ पड़ा, तो उसको निकालो, फिर निकालना पड़ता।
ठीक है, जैसे एक्सपेंसेस में मजबूरी है हमारी, ये लिखे हैं फिगर तो इसमें से चीज़ों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। बहरहाल दोबारा बैलेंसिंग करते हुए फिर बताता हूँ, फिलहाल चलो आगे। नेक्स्ट, fair value model was applied for subsequent measurement of during the year fair value of investment property was decreased by 40 million। अब ये उसने क्या बता दिया जी हमें, लॉस है। अब ये लॉस जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक तो फेयर वैल्यू मॉडल पे, इसलिए डेप्रिसिएशन इसकी नहीं आनी। फिर लॉस आ गया है तो लॉस, फेयर वैल्यू लॉस कहाँ जाया करता है, P&L वाली फिगर है, कितना 40, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, अब बात वही चल रही है, लॉस लिखना है, साथ ही देखना है। पहली बात यहां पे अब कैश इस तरफ आएगा, ये एडिशन निकल आएगा। दूसरी बात ये लॉस है, लाइक डेप्रिसिएशन हो सकती थी, यहां पे लॉस आ गया। तो ये अगर डायरेक्ट मेथड होता तो यहां पे क्या करते, प्रॉफिट तक आते थे, माइनस हो चुका होता, इसको ऐड करते, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं रहा। अब इधर देखना है कि ये कहीं पे इधर कोई फिगर रखी हो तो उसमें शामिल ना हो। तो भाई लॉस ऑन लॉस, फेयर वैल्यू लॉस आपको कहीं भी P&L के फेस पे नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं नजर नहीं आ रहा तो फिर प्रोबेबली इसको उन्होंने अदर एक्सपेंसेस में ही रखा होगा, क्योंकि उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें नाम से आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम, इनकम तो ये है नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ले दे के यही रह जाते हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जिनके अंदर बहुत सारे खर्चे क्लब हुए पड़े होते हैं, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, लटरम पटरम। तो वहां पर ही फिर फेयर वैल्यू लॉस ही पड़ा होगा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले एडजस्टमेंट्स पूरी कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 दोबारा से देखते चले जाते हैं, ठीक है। साथ साथ भी कर सकते थे वैसे। आगे कहता है एंड रेंट अमाउंटिंग टू 25 मिलियन वॉज रिसीव्ड फ्रॉम। अब रेंट रिसीव कितना हुआ है, 25 मिलियन, ठीक है। ये तो सीधा सीधा कैश ही आ रहा है यार, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। कोई रेंट रिसीवेबल ऊपर नजर आया आपको? रिसीवेबल होता तो ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल डालते, ये कैश लिखते, तो शायद इनकम आती तो फिर कैश डिफरेंट आता। ये तो सीधा सीधा आ रहा है जी, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 25 है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी। और आखिरी एडजस्टमेंट है, आज कपड़े खराब कर ही दिते ने मुंडिया तुसीं सारे। अच्छा जी, आखिरी एडजस्टमेंट क्या है जी, बैड डेट रिटर्न ऑफ है। बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, अब आपके जमाने में क्या होती है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये तो आपको नजर आएगी दोनों जगह पे, ठीक है जी। तो ये 36 की एंट्री पहले करते, ठीक है। 36 की एंट्री कितने से, 36 से प्रोविजन डेबिट और 36 से बैड डेटर क्रेडिट। तो दोनों जगह पे बैड रिटर्न ऑफ लिखा होता है हमने, ऐसे ही है, और ठीक है। नेक्स्ट, वाइल बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अमाउंटिंग टू 15 मिलियन वर, इसकी क्या एंट्री सीखी हुई है आपने, इसकी एंट्री होती थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। प्रोविजन को नहीं छेड़ते थे, ना ना ना, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ये अदर इनकम में नजर आया करता था। तो ये 15 की एंट्री है। हाँ, कैश जरूर रिसीव हुआ है, अच्छा जी। तो कैश डेबिट, अब कैश तो इनफ्लो हुआ है ना जी, इस कैश के इनफ्लो को कहां लेकर जाए, हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, सोच के बताओ। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, आप ऑपरेशंस का पार्ट है, आप चीजें बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, उनमें से लोग भाग जाते हैं, फिर उससे कैश रिकवर हो रहा है। तो अदर इनकम जरूर है, लेकिन
क्या किया जाए फिर? मेरे ख्याल में तो भाई सादा सी बात है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही ले लेना चाहिए। तो सीधा जाकर लिख देते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अच्छा, अब देखो अदर इनकम में एक चीज़ मिल गई है मुझे। अदर इनकम में क्या आ रहा है? 15 की ये इनकम आ रही है, रिकवरी इनकम, ऐसा ही है। गेन ऑन डिस्पोजल अभी निकला नहीं ना, निकलेगा तो इंशाल्लाह वो भी, उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। चलो, ये तो एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट। हाँ, लिख लें। अदर इनकम का मैंने लेजर बनाया कोई नहीं, तो ये थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी हुई थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें, ना, चाहे नहीं है तो कस्टमर से रिसीव हुआ, अगर आप चाहें तो आप डेटर के लेजर में इसको भी फेंक सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको डेबिट साइड पे, अगर यार आप परेशान ना हो, यार देखो 36 और 15 नेट करें तो क्या बनता है? बाय द वे 36 और 15 नेट करें तो डेटर्स को क्रेडिट किया आपने 36 से, ठीक है। मेरे अगर आप 21 से सिर्फ डेटर को क्रेडिट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये काम भी हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल है चलो अलग ही लिख लो, ठीक। अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मुझे जल्दी से ओपनिंग बताओ, डेटर्स का ओपनिंग बताओ, जो मैं कह रहा हूँ वो डेटर्स का ओपनिंग बताओ जो लिखा हुआ सवाल में। 230। सेल्स आपने कितनी डाली है इसमें? 1450। कैरी डाउन कितना है? 200। और यहाँ पे आपने लिखा है बैड डेट रिटर्न ऑफ 36। अब यहाँ से कैश निकालिएगा जो आपने निकालना है अभी। वन थ्री। अच्छा, अब ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर 1389 आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्रॉम कस्टमर, ऐसे ही है, यही निकलेगा ना जी। कैश रिसीव्ड, मैंने कहा जरा बता दूं ना साथ साथ, फ्रॉम कस्टमर्स, वर्किंग नंबर जो भी है, ये कौन सी वर्किंग है? वैसे कौन सी वर्किंग है? 6 चल रही है आपके सवाल में। ले, कितना कैश इनफ्लो? 1389, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैनुअली आपने जाकर लिखा बैड कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। फ्रॉम रिटर्न ऑफ बैड डेट्स कितना जी? 15, ये भी इनफ्लो आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आप इसकी बजाय यहां पर देखिएगा जरा गौर से, यहां पर 36 माइनस 15 कर दें, कितना आया? 21। तो यहां पे बैलेंसिंग कैश क्या आएगा? 14। अब ये इसका भी नेट यही है, चेक कर लो 14। तो ये एक छोटी सी बात मैंने की थी, शक्लें बन गई कि अगर आप बैड डेट रिटर्न ऑफ को नेट करके यहाँ पर 21 लिख दें तब भी आंसर सेम आएगा। वैसे क्या पसंद आया है? अदर ही लिखें, चलें फिर यही काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ पड़ा है, फिर ये अलग से एक आपको लाइन आइटम डाल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी इजाज़त दें फिर मुझे, ओके, सही है। चले, नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रेंट कहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है? तो आप उधर से लेके निकाल के इधर ले आओ इन्वेस्टिंग में। गलती से कहीं पर सोल्यूशन में लिखा होगा, सोल्यूशन क्लास में अगर मैंने कराया हो तो मैंने सही कर दिया होगा, मुझे ही बताया करो ऐसी बात। असल में ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही क्या है कि जी पैसे इजाफी पड़े थे हमने उसको इन्वेस्ट कर दिए, बाकी ऑपरेशन अलग चल रहे हैं, तो इजाफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वैसे भी इन्वेस्टमेंट तो उसके अंदर ही लिखना बेहतर है। बाकी कोई इतनी बड़ी भी वो जुर्म नहीं होगा कि अल्लाह माफ़ करे, कोई नहीं है, एक आधा नंबर है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चले जी, फिर अब कैश रिसीव फ्रॉम बैड रिकवरी इनकम की एंट्री है कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, तो फिर उसको मजबूरन यहाँ पे फिर आप मुझे लिखवा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जी कैश रिसीव्ड
फ्रॉम रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। ठीक है जी, जो रिटर्न ऑफ बैड डेट्स थे उनसे कैश रिसीव हो गया 15, ये आपने पसंद फरमाया। ठीक है, और अगर ये ना करते तो दूसरा काम तो आपको बताइए, बता दिए, दोनों बता दिए। ठीक है, लेकिन आपने इसको पसंद नहीं किया, आपने इसको पसंद नहीं किया, आपने इसको पसंद नहीं किया। एक मिनट, 36 माइनस 15 को पसंद नहीं किया, बल्कि आपने कहा जी 36 को, नजर ही नहीं आ रहा नीचे वाला जो पसंद नहीं किया, थोड़ा पतली सी लाइन लगाए। आपने इसको पसंद नहीं किया, ठीक है जी, आपने बल्कि अलग अलग जाना पसंद किया। ठीक है ना, दोनों ऑप्शंस थे। चलें, सवाल तो ख़त्म हो गया यार, सवाल तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ब्लू मार्कर दे दो मुझे जो तुमने छुपाया हुआ है। छुपा लो छुपा लो छुपा लो, कभी इधर वाले बच्चे छुपा लेते हैं, कभी इधर वाले। लो भाई, अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं काम। पीपी का लेजर बैलेंस हो गया या नहीं है? बैलेंसिंग फिगर आ रही है किधर? क्रेडिट में नहीं आ सकती, डिस्पोजल एक ही था और डेबिशन अलग है। डेबिट साइड पे तो ये एडिशन ही हो सकता है फिर जी, 220 बस ये। चले तो आए जी, हम इधर हमने यहां पर लिखा एडिशन इन पीपीई, वर्किंग 2 से 222 आउटफ्लो है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे रहा है, ओ माय गॉड कितना? 77। अब दो चीजें इस टॉपिक में, एक लेजर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है, दूसरा अगर इनडायरेक्ट मेथड होता था तो यहां पे जाके इसको क्या करते थे, ऐड करते थे नॉन कैश में। लेकिन अब चूंकि हम प्रॉफिट शुरू नहीं कर रहे तो उधर नहीं जाना। अब ये जरूर देख लो कि ये एक्सपेंस इन लेजर में से किसी फिगर के अंदर पड़े हुए एक्सपेंस की फिगर में तो नहीं शामिल। अब डेप्रिसिएशन 77 रुपए की है, ये हमें लेजर से पता चल गया। अब इसको ढूंढने निकले पीएनएल के अंदर आकर देखा तो फेस पे तो नजर नहीं आया जो नेजन जुआ की तरह से। अब ये कहीं छुपा पड़ा है, तो गलती तो अज्यूम पूरे कैश फ्लो में भी तक मैंने गलती, एक सवाल है जिसमें करेक्शन हुई, मतलब एरर हुई थी और करेक्शन करनी पड़ी, वो तो सवाल ही नहीं कराया आपको। तो जितने सवाल किए हैं कोई गलती खुद से अज्यूम नहीं करनी, सब कुछ सही हुआ होता है। ठीक है, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन तो है 77 की, रिकॉर्डेड भी है, नजर आ रही, लेजर में से खुद निकाली है। तो पीएनएल के फेस पे है तो नेजन जुआ की तरह से फेस पे नजर नहीं आ रही, कहीं छुपी पड़ी है। अब वो कहां हो सकती है? ऑब्वियसली सेल्स में। कहता है यस, कहां नहीं लिखे दूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल में होगी। अच्छा, हो सकती है कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन उसके लिए मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन चाहिए। यहां पे मुझे कहीं से पता नहीं लग रहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसकी फैक्ट्री भी होगी और प्लांट मशीनरी लगी होगी। ठीक है, मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। तो ट्रेडिंग बिजनेस हुआ तो फैक्ट्री तो कोई नहीं होगी, उसके तो बाकी एसेट्स ही होंगे, सेलिंग एडमिन वाले ही होंगे। अब हेड ऑफिस है जी, फिर सेल शोरूम है जी, चीजें खरीदते हैं, बस लाकर बनी बनाई चीजें रखते हैं, वेयर हाउस के अंदर है, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो कहीं से नजर नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग, खुद से नहीं कह रहा प्लांट मशीनरी है, तो मैं कैसे कॉस्ट ऑफ सेल बेलने बाजू दूं और कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ ले जाऊं? तो फिर जाहिर सी बात है फाइनेंशियल चार्जेस में ही होगी फिर। हाँ, अदर इनकम में हो सकती है नहीं, तो ऑब्वियसली फिर तो ले ये नॉर्मल की तरफ जाना है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है ना, मैंने सारे सोचवाए हैं, मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा सिवाय 450 की। इसीलिए तो मैंने कहा था ये बीमार है, ये बीमार है। और इसमें क्या बीमारी है? इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसको क्या कर दे, अगर मैं ये 450 इधर लिख देता हूं तो जो यहां पे कैश आएगा उसमें ये 77 भी शामिल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको पाक साफ कर देना। ठीक, क्या करना है जी? पाक साफ करना है। तो लाल भी कटो जी, लाल भी कटो, वैसे तो लाल हो गए, खत्म हो गए। मिसिंग द लाल्स जी, लेस कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहां से मिला है जी ये आपको? वो जी वर्किंग नंबर 3 से मिला मुझे। तो हमने फटाफट देखा कि ये कहीं पे छुपा ना पड़ा हो, तो हमें शक है कि यहां पे है, क्योंकि और कहीं हो नहीं सकता, उसने और कुछ बताया नहीं। ठीक हो गया, चलें आगे। सही है, अभी आगे चलने नहीं, एंड पे जाकर फिर निकालेंगे बैलेंसिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा आप देखो इधर से इधर लेजर में लिखा और उसके बाद यहां पे नॉन कैश में भी एडजस्ट किया। ठीक है,
क्योंकि ये अलग अलग लेजर हैं। तो कैश अगर पीपी बुक वैल्यू पे होता तो ये दोनों चीजें इधर से मिलती। डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट नजर आ रही होती है और एडिशन यहाँ पे, तो एडिशन यहाँ पे जाता और डेप्शन जो पहले इधर जाया करता था वो ये आ गया। बात समझ रहे हो? बड़े ध्यान से इत्मीनान से करना है, ठीक है? क्योंकि आई के को भी पता है कि बच्चा समझ रहा होगा इनडायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड तो आ गया है, इस दफा छोड़ दो, तो चलो फिर दे देता हूँ। इसलिए ध्यान से देखो, होता आसान है, ये बहुत आसान है, ये डायरेक्ट बहुत आसान है इनडायरेक्ट की निस्बत। आप सवाल देख रहे हो सारे, लेकिन ना किया हुआ हो तो यही पहाड़ बन जाएगा। फिर छोड़ के चले गए, चलो जी चॉइस में छोड़ देते हैं चॉइस में छोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में आना है, उन्हें क्या ठहरो फिर थोड़े जिन करना आओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अच्छा ले जी, आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर। ये बैलेंस करो 140 डेबिट साइड पर। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, जैसे नॉर्मली हमारा पीपी का लेजर भी अगर बुक वैल्यू में बन रहा होता था तो उसमें डेप्रिसिएशन गेन लॉस तो नहीं आता था, डेप्रिसिएशन डेप्शन आती थी और एडिशन आता था। तो यहाँ पर चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कॉस्ट मॉडल पे होती तो ये डेप्रिसिएशन होती यहाँ पे और एडिशन भी आ जाता। लेकिन इस दफा क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल है तो गेन भी हो सकता था, लॉस भी। इसने क्या बताया, लॉस है। अब ये दोनों चीजें, एक ये कैश कहाँ जाएगा, ये कैश तो आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आपने निकाला है अभी वर्किंग 4 में 140 का आउटफ्लो, ठीक है? दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ये लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस, दिस इज एन एक्सपेंस। अब ये फेयर वैल्यू लॉस, पहली बात फेयर वैल्यू, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता, सवाल किया था एक आधा आपने, इनडायरेक्ट मेथड होता हम कहते प्रॉफिट से शुरू किया है, ये लॉस यहां तक आते आते माइनस हो चुका है ऐड। और अगर फेयर वैल्यू गेन होता, इनडायरेक्ट मेथड होता, तो हम कहते प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है माइनस का। लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड तो है नहीं, हमने प्रॉफिट से शुरू किया नहीं है। अब यहां पर देखो कि ये लॉस है, तो खुदा ना खास्ता कहीं किसी ऐसी फिगर में नहीं शामिल जो हमने इनमें से किसी लेजर में रखी हुई हो। अगर तो उस लेजर में रखी हुई फिगर में शामिल है तो उसको निकालना पड़ेगा, वरना वो उस लेजर में उस एक्सपेंस की फिगर में शामिल होकर कैश में शामिल हो जाएगा। तो हमने फेयर वैल्यू लॉस को आकर ढूंढने की कोशिश की, फेस पे नजर नहीं आया, ऑब्वियसली सेल्स में, अच्छा कैश एंड कैश तो भाई कहां पे पड़ा हो सकता है, एडमिन, सेलिंग एडमिन में, ठीक है? फेयर वैल्यू लॉस है तो भाई यहाँ पे नहीं बताया हुआ फेस पर, तो फिर जहां पर बहुत सारे खर्चे इकट्ठे होंगे वहीं पर ही अज्यूम करेंगे, ठीक है? तो ये एक और चीज मिली हमें, लेस लॉस, फेयर वैल्यू लॉस कह दो ना, लॉस ऑन फेयर वैल्यू लॉस, याद रहता है हमें वो, फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई वर्किंग नहीं है, सवाल ने आपको खुद बताया था, ये देख लो ब्लैक से लिखा हुआ था, बैलेंस तो नहीं किया, तो 450 में पड़ा हुआ निकाल दो, अभी नहीं, हो सकता है कोई और चीज निकल आए। आगे चले, इन्वेंट्री का लेजर आपको क्या दे रहा है, डेबिट साइड बैलेंस कितना, अच्छा अब ये 874 क्या है, परचेजेस है, ये क्या है? और सवाल चुप है तो क्या अज्यूम कर लें, सारी क्रेडिट, ठीक है? ये मैंने वैसे निकाला तो बैलेंसिंग है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां ब्रैकेट में छोटा सा परचेज भी लिखा, ठीक है? फौरन इसको उधर ले जाएं, ये इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे नहीं आ सकता ना बेटा, अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो वो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर होगी, फिर वो क्रेडिटर निकलवाना नहीं, क्या चीज, बैलेंस कौन सा, ये वाला बैलेंस इधर आ जाए, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस भी इधर आ जाए, हो नहीं ना सकता, नॉर्मल नहीं है ये चीज, मतलब मुमकिन नहीं है। और ये हो सकता है कि वो कॉस्ट ऑफ सेल किसी वजह से मिस करा दे, कहीं पे लेके जानी हो उसने, तो वो फिर ये फिगर देगा आपको, इधर से निकालोगे उलट चल पड़ोगे, कहीं से भी चल पड़ो। वैसे ये वाला काम हमें जो आपने सोचा ये करना पड़ेगा एनपीओ के टॉपिक में, क्योंकि एनपीओ में थोड़ा बहुत वो चीज अभी आती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, निकल गया था, अब नई स्कीम में आ रहा है। वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में होता था कि आपको एनपीओ में देखेंगे, हमें चाहिए होगी सेल्स की फिगर, सेल किस चीज की, वो को एनपीओ ने अपनी को मतलब जैसे उधर ही कुछ कैंटीन शैंटीन को ऐसी चीज बनाई हुई होगी, उसकी सेल चाहिए होगी, वो नहीं होगी, वो निकलेगी मार्कअप मार्जिन से, उसमें कॉस्ट से चलना होगा, कॉस्ट होगी नहीं तो फिर उलट चलना होगा उस टॉपिक में, ये यूं चलेगा, क्रेडिटर से इन्वेंट्री निकलेगा, इन्वेंट्री इधर आएगा, यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकलेगी, ये करना पड़ सकता है। बट ये नॉर्मल काम है कि ओपनिंग और परचेजेस डेबिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट साइड पे, वो परचेजेस कैसे क्रेडिट साइड पे आ सकती है, वो मुमकिन नहीं है, ठीक है? चले छोड़े, मिट्टी पाओ, ये आ गया इधर, बोलो ये क्या है, ये परचेजेस है, मैंने दोनों तरफ परचेजेस लिखा, ठीक है? और ये वर्किंग 5 से आपने
ये परचेज इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान में रहे कि वो परचेज की एंट्री लाइक परपेचुअल बन गई है। जब हमने इन्वेंट्री का लेजर बना दिया तो फिर अब हम परपेचुअल वाली एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री परपेचुअल में क्या करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में परचेज भी लिख दिया है, पर ये ठीक है फिगर। अब इस लेजर को, अच्छा अगर कैश परचेज भी वो कहता, वो यूं कह देता कि परचेजेस जो हैं वो उसमें 70% क्रेडिट हैं, तो हमने यहाँ पे टोटली ले लेनी, ठीक है जी। तो कैश होगा फिर इस तरफ, तो कितना जी 800, ये हमें मिल गया जनाब। कैश पेड फॉर कैश पेड टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 13, कितना आउटफ्लो या इनफ्लो, आउटफ्लो पेड, ठीक है। जो जहां से मिलता जा रहा है पूरा करते जा रहे हैं। अब 1 2 3 4 लेजर पूरे हो गए। पांचवें में क्या आया, कैश। कितना कैश आ रहा है जी 19। अब इधर देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई। अब ये आपने निकाला है वर्किंग नंबर 15 में, कितना, अच्छा ये एंड पे थी, अच्छा चलो पहले आ गई, कितना 19, ठीक है जी। अब ये 19 का कैश फ्लो आ गया, इनफ्लो है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब जब हम चला करते थे अपने प्यारे इनडायरेक्ट मेथड में, तो फौरन हम जाकर कहते थे, वो मुश्किल था लेकिन आसान लगने लग गया, प्रैक्टिस बहुत हो गई ना उसकी। मुश्किल वो था लेकिन अब आसान लगने लग गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई। ये जरा नया है इसलिए तो मैं इसका सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। एक आधा और भी कराने का दिल है, एक आधा पार्ट बी में देने का दिल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल ये भी सामने आ जाए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आई कैप भी ये सोचता है, बच्चा कहेगा इनडायरेक्ट तो आना है, डायरेक्ट तो आ गया है, तो डायरेक्ट छोड़ देते हैं, चलो चेक करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने देता आई कैप, ठीक है, बस ये इंश्योर करता है वो। अच्छा ले भाई, कैश तो चला गया। अब दूसरी चीज क्या क्या करते थे, गेन है, गेन है, गेन है। हम कहते थे ये गेन है तो ये आप प्रॉफिट तक आते थे, ऐड हुआ पड़ा होगा, लेस कर दें। अब क्या मैंने आज प्रॉफिट शुरू किया, अब मैंने ये देखना है कि कोई ऐसी फिगर यहां पे मैंने लेजर्स में ली हो जिनमें ये नॉन कैश इनकम शामिल हो। तो मैंने असल में इनकम को लिया ही नहीं था, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी इनकम की, ठीक है। लेकिन मुझे एक और चीज मिल गई इस 30 में से, कितनी 5, 15 क्या था 15, वो रिकवरी इनकम है, बैड डेट रिकवरी इनकम। ये क्या आ गया जी, गेन ऑन डिस्पोजल। चलो पता तो लग जाए ना कौन सी चीज कहां पे पड़ी हुई है? चलो नेक्स्ट, पता लग गया। लेकिन चूंकि मैंने कोई लेजर नहीं बनाया, ठीक है, जिसमें 30 की इनकम पड़ी हो जहां से कैश निकालना, इसलिए मेरी बचत चल रही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे चलें। डेटर का लेजर कैश देगा आपको 13, हाँ ये जो मैंने 1402 वाला ऑप्शन दिया था आपने नहीं पसंद किया था, ये वो वाली फिगर आ गई। अब देख लो, समझ आ गई ना। अगर आप ये उधर ही नेट कर देते, 36 में से नेट कर देते इस 15 को, तो यहाँ पे 1404 आ जाता इनफ्लो। बात तो एक ही थी, कोई नहीं, अच्छा है आप जैसे पसंद करें जी। वर्किंग नंबर 6 में कितना 1389 का इनफ्लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बैलेंस की फिगर इस तरफ आ रही है जिस तरफ क्या आया करता था, बैड डेट एक्सपेंस, याद है। और बैड डेट एक्सपेंस आता था ना, और पीएनएल वाली फिगर कितना है 42। लो जी, अब ये बैड एक्सपेंस है तो पीएनएल में है, पीएनएल में है तो कहां है, आओ देखते हैं। ऑब्वियसली अदर इनकम में, हाँ फिर कहां हो सकता है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में होता है। ये है ही सेलिंग एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंस होता है। किसी जमाने में पहले अकाउंटेंट्स एडमिन में डालते थे, एडमिन वालों ने कहा साडा की कसूर है, बेचन ਲਈ ਤੁਸੀਂ अन्ने वाह बेचते हो, ज्यादा सेल करने के लिए तुम लोग क्रेडिट पे बेचते हो, पर उसमें भाग जाते तुम एडमिन एक्सपेंस डाल रहे हो। चक्कर ही कोई नहीं भाई, सेलिंग एक्सपेंस है। ये है ही कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, इसमें तो शक ही कोई नहीं। और चूंकि कोई प्लांट मशीनरी ने बात की थी, तो फिर सेलिंग डेफिनेशन को मैंने क्या कहा था, सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग और एडमिन है कि सेलिंग एडमिन एसेट्स ही होंगे, डिलीवरी व्हीकल होगा, शोरूम होगा, हेड ऑफिस होगा, इनकी डेफिनेशन पड़ी होगी, इन लोगों की के रेंटल्स होंगे सेलिंग एडमिन खर्चों के अंदर। तो वहीं पर ही फिर मैंने वो डाल दिया था डेप्रिसिएशन को भी, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो कहीं फेस पे नजर नहीं आ रहा
तो ये तीसरी चीज है जो यहां से निकलेगी, लेस बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर के लेजर में जाता है, बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल वाली फिगर है जो वर्किंग 7 से हमने निकाली 42। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल मुझे इसीलिए पसंद था कि इसके अंदर ये एडजस्टमेंट, संडे में ये नहीं थी। संडे में सीधा सीधा उन्होंने कहा हुआ था कि जी इम्पेयरमेंट इसमें शामिल है, तो हम यूं लिखते गए होंगे आप लोग, वो पी के लेजर में आई थिंक बुक वैल्यू बन रहा था, आपने इधर लिखा डेप्शन, यहाँ से निकाली, तो शायद 2 जगह थी, इकट्ठी कर दी हुई थी उसने, वो बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आपने लिखा इम्पेयरमेंट, वहां से माइनस, फिर ऐसे ही जो चीज प्लस माइनस माइनस वाली चीजें यहाँ पे, वो सीधा सवाल था। इसमें ये वाला पॉइंट था जो यूनिवर्सल लिमिटेड क्वेश्चन बैंक 3 के अंदर भी है, जो आपको आज होमवर्क देना है, ये वाला पॉइंट। और ये आपको इंशाल्लाह टर्म टेस्ट में सवाल दिया तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ये डालूं, पर मजा इसका तभी आता है जब मेथड कौन सा हो, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो चस नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो आपको कहा टर्म टेस्ट में सवाल ऐसा बनाऊंगा, ऐसा सवाल आपको मिलेगा, ऐसा सवाल दूंगा जो दोनों तरीके से हो सके। तो एक तरीके से मैं टर्म टेस्ट में करवाऊंगा और उस दूसरे तरीके में होमवर्क में दे दूंगा और वो घर पे करवाऊंगा। तो मैंने दोनों काम ही करवाने, तो ये एडजस्टमेंट इंशाल्लाह लाजमी होगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, पहले से लीक कर दिया पेपर में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, आ जाए जी, एक्सपेंसेस का लेजर। अब अभी भी रुक जाओ इसमें, अभी भी रुक जाओ, कोई इधर से कोई चीज ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है, वरना क्या होना है, यहाँ पे हम टोटल करेंगे एक्सपेंस, यहाँ लिखेंगे और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है ना। ये फिगर्स अगर इसमें पड़ी रह जाती, जो इधर आ जाता 450, तो ये जब कैश की फिगर यहाँ बैलेंसिंग निकलती तो ये सारा कुछ उसमें शामिल ना हो जाता, जबकि ये नॉन कैश है। अहमद समझ आई है इस बात, तुम इस बात की समझ आ गई है, पक्की बात है। हाय सुभान अल्लाह। शेयर कैपिटल जी इधर ही है, लो जी, नए शेयर इशू किए हैं इन्होंने, कितना 191। टाइम है कि गुजरता जा रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फ्रेश कैपिटल रेज्ड वर्किंग 10 नहीं है, 10 191। रिटेन्ड अर्निंग्स, ओ माय गॉड, रिटेन्ड अर्निंग्स का वेट कर लें थोड़ा सा। वैसे कहीं पे डिविडेंड का कोई जिक्र अज़कार कोई नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो याशी लग गई फिर। ये क्या है जी, पैट ही आ सकता है इधर, बैलेंसिंग डिविडेंड नहीं है सवाल में, तो नहीं है। कितना 40। अच्छा अब ये पैट है, ये तो रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा पीबीडी है, आज कोई नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पीबीडी, चढ़ो बस दफा करो मिट्टी पाओ, ठीक है। पैट ही मिलना था, हमें मिल गया। पीबीडी ने अब इस मेथड में कहीं नहीं जाना होता, पीबीडी ने इस मेथड में इसमें कहीं भी नहीं जाना, ठीक है ना। हाँ हमें यहाँ पैट चाहिए था, वो मिल गया। चलो इस लेजर से कुछ भी ना निकला जी। लॉन्ग टर्म लोन 70, ओ 70 तो लोन नया लिया है, ये न्यू लोन रेज्ड, लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड, तो लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड या रिसीव्ड, कुछ भी लिख लिया करें। वर्किंग जी 70, ये भी इनफ्लो है। क्रेडिटर्स का कैश चला गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से आपको बैलेंसिंग कैश मिल गया जी 291। ये इंटरेस्ट पेड आ गया जी वर्किंग टू, टैक्स है कोई नहीं, सवाल तो खत्म हो गया। बस एक चीज रह गई है, एक्सपेंसेस को अब सारा सवाल खत्म हो गया, आप बैलेंस कर दो इसमें, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 450 में से ये 3 चीजें माइनस की, आंसर क्या आ गया 291। ये 291 यहां पे लिखो, वर्किंग 9 से आया है। अब इसको बैलेंस कर, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से लेस, कहां से ऐड, कहां पे करना है क्या। अच्छा सही फिगर सही नहीं है, मैंने कहा शायद कह रहे हो इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले की तरह, मैं बताना भूल गया ना इसमें कि एक्सपेंस को ऐड करें और पेड को लेस करें, तो वो नहीं करना क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी था ना। लेकिन ये तो सही लिखा जी 218। अच्छा सिर्फ है 18 18 ले जी 18 सिर्फ है 291 में से आखिर होगी 18। लो जी एक आसान टॉपिक अपने अंजाम की तरफ जाते हुए पार्ट 2 शुरू कर दें। यहां से 1 मिनट में बैलेंस होना है वैसे तो,